दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपके YouTube चैनल में कैर एग्जाम। कैसे हैं आप लोग? मैं आपके साथ विनय त्रिपाठी और आज हम बात करेंगे घटना चक्र के सीरीज अपना 10 नंबर, जो कि आज का टॉपिक है राजकीय नीति के निदेशक तत्व। राजकीय नीति निदेशक तत्व है यानी कि हम डीपीएसपी की बात करेंगे। और पिछली टॉपिक हमारा मौलिक अधिकार था जिसे कंप्लीट कर दिया गया है और यह चैनल के प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियो अवेलेबल हैं। और हम बात करेंगे आज 10वें लेक्चर की, जो कि सबसे पहले इनमें बात करने से पहले आपको बता दूं, ये नोट्स के साथ साथ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराए जा रहे हैं और देखते देखते इसको पूरा कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो चलिए हम अपने पहले नोट्स की तरफ बढ़ते हैं। नोट्स आपके स्क्रीन पर, राजकीय नीति निदेशक तत्व नोट्स, भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 के तहत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का क्या दिया गया है? प्रावधान दिया गया है। और भारतीय संविधान जो नीति निर्देशक तत्व है वो आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है, यानी कि कहा जा सकता है कि हमारा आयरलैंड का स्रोत है। ठीक है। और नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति जो है ना, वो आर्टिकल 37 में स्पष्ट भी होती है। और इसके प्रमुख क्या है? इसके प्रमुख पक्ष हैं। पहला, नीति निर्देशक तत्वों का उपबंध न्यायालयों द्वारा लागू नहीं है, यानी कि अगर नीति निर्देशक तत्व में कुछ कमियां भी हैं तो आप उसको जाके न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं। लेकिन अगर आपके मौलिक अधिकार का कोई उल्लंघन भी होता है या कुछ भी उसमें सरकार की तरफ से उल्लंघन किया जाता है तो आप एससी में या एससी में, यानी कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में आप अपील कर सकते हैं, रीट दायर कर सकते हैं। लेकिन इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आप इस पर जाके अपील ही अपना कर सकें। दूसरा, तथापि इसके सिद्धांत देश के संचालन में मूलभूत फंडामेंटल है। राज्य का यह कर्तव्य है कि वह इन सिद्धांतों को कानून बनाकर लागू करें। किसका कर्तव्य है? तो यह राज्य का कर्तव्य है। ठीक है। अनुच्छेद 38 के अनुसार राज्य लोक कल्याण की आवृत्ति के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। और अनुच्छेद 39 में राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति निर्देशक तत्व हैं, जैसे पुरुष और स्त्री को समान रूप से आजीविका प्राप्त हो, भौतिक संसाधनों का वितरणकारी न्याय उपलब्ध हो, आर्थिक विकेंद्रीकरण हो, पुरुष और स्त्री को समान कार्य के लिए समान वेतन प्राप्त हो और बालकों हेतु कल्याणपरक आदि कार्य हो। अनुच्छेद 39 क में समान न्याय तथा निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान हो। अनुच्छेद 40 के अनुसार राज्य में ग्राम पंचायतों का गठन। अब हम बात कर रहे हैं अगर अनुच्छेद 40 का, तो ये सबसे पहले बताइए पंचायती राज का गठन कब हुआ था और सबसे पहले लागू कहाँ किया गया था? तो ये याद रखिएगा आप, इसका सबसे पहले गठन 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत 11वीं अनुसूची में जोड़ी गई और इसमें कुल 29 विषय हैं। ठीक है। और इनको जोड़ा गया था और ये लागू हुआ था सबसे पहले राजस्थान में। ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पे। अनुच्छेद 41 के अनुसार राज्य कुछ दशाओं में काम, शिक्षा तथा लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त कराने और प्रभावी उपबंध करेगा। अनुच्छेद 42 के अनुसार राज्य काम की न्याय संगत और मानवोचित दशा तथा प्रसूतित सहायता के लिए प्रावधान करेगा। मतलब आप जिस कार्य में, जिस जगह पर कार्य कर रहे हैं वहाँ पे ऐसा ना हो कि मतलब एकदम चीज़ों वहाँ की मानवीय दशा ना हो, मानवीय दशा खराब हो और तब भी आपको वहाँ पे काम करने दे दिया जा रहा है। तो ये भी आपका अधिकार है, राज्य का ये काम है कि आपको न्याय संगत और मानवोचित दशा में कार्य करने के लिए भेजा जाए। अनुच्छेद 43 के अनुसार राज्य कर्मकारियों को उचित मजदूरी तथा कुटीर उद्योग के संवर्धन करने का प्रयास करे। इंपॉर्टेंट है कुटीर उद्योग। जो कुटीर उद्योग होता है तो किस आर्टिकल में बोला गया है? तो 43 में। ठीक है। 43 के अनुसार राज्य के उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी सुनिश्चित करेगा। अनुच्छेद 44 के अनुसार राज्य में भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में नागरिक के लिए एक समान सिविल संहिता लागू करने का प्रयास करेगा। अच्छा, अगर पूछ दिया जाए समान सिविल संहिता सबसे पहला कौन सा राज्य है जहां पर लागू किया गया है? तो याद रखिएगा गोवा है। ठीक है। अनुच्छेद 45 के अनुसार राज्य 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा का प्रबंधन करेगा। किसमें ये कहा गया है? तो अनुच्छेद 45 में कहा गया है। ठीक है। अनुच्छेद 46 के अंतर्गत राज्य अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा दुर्बल वर्गों हेतु शिक्षा तथा आर्थिक हितों में वृद्धि के लिए प्रयास करेगा। तो आर्टिकल ये कौन सा है? 46।
अब हम बात करेंगे 47 की। 47 के अंतर्गत राज्य को लोगों को जीवन के पोषाहार स्तर, जीवन उच्च स्तर करने तथा लोक स्वास्थ्य आदि सुधारने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 48 के अंतर्गत राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक तथा वैज्ञानिक ढंग से संगठित करने का प्रयास करेगा और गाय, बछड़ों तथा अन्य दुधारू और वाहक मवेशियों के वध का प्रतिषेध करेगा, यानी कि उस पर बलि चढ़ाने या उसे मारने का उसे प्रतिबंध करेगा। ठीक है। अनुच्छेद 48 क के अनुसार राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन तथा वन एवं जीवों को की रक्षा के लिए प्रयास करेगा। अनुच्छेद 49 के अंतर्गत राज्य राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों तथा वस्तुओं को संरक्षण प्रदान करेगा। अनुच्छेद 50 के अंतर्गत राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। और अनुच्छेद 51 के अनुसार राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा। मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्वों में अंतर की बात करेंगे। मौलिक अधिकार एक साइड में आपका लिखा है और नीति निर्देशक एक साइड में, दोनों का हम डिफरेंस देखेंगे क्या क्या अंतर है। सबसे पहले अगर बात की जाए मौलिक अधिकार में, तो भारतीय संविधान के भाग 3 में उल्लेखित है और नीति निर्देशक तत्व में भारतीय संविधान के भाग 4 में उल्लेखित है। यह मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से प्रेरित है और नीति निर्देशक आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। इनकी प्रवृत्ति क्या है? नकारात्मक है और इसकी प्रवृत्ति क्या है? सकारात्मक है। यह वाद योग्य है और इनके उल्लंघन पर न्यायालय द्वारा इन्हें लागू कराया जाता है और नीति निर्देशक तत्व में यह गैर वाद योग्य है, इन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। कुछ 5 नंबर, कानूनी रूप से यह मान्य है और यह नैतिक एवं राजनीतिक मान्यता इससे प्राप्त होती है। ठीक है। लागू करने के लिए विधान की आवश्यकता नहीं है और यहाँ पे लागू करने के लिए विधान की आवश्यकता पड़ती है। व्यक्तिगत कल्याण का प्रोत्साहन है, यहाँ सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण का प्रस्ताव है। 8वां, नागरिकों को स्वतः प्राप्त है और यहाँ सरकार द्वारा लागू करने के बाद ही नागरिकों को प्राप्त होता है नीति निर्देशक तत्व में। ठीक है। तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट अपना प्रश्न 1, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का क्या उद्देश्य है? तो क्या उद्देश्य है? ऑप्शन ए, राजनीतिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। ऑप्शन बी, सामाजिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। ऑप्शन सी, गांधीवादी प्रजातंत्र को स्थापित करना। और ऑप्शन डी, सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी, सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन ए, एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ऑप्शन बी, सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना। ऑप्शन सी, एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना। और ऑप्शन डी, एक धर्मनिरपेक्ष की स्थापना करना। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस प्रकार से मौलिक अधिकार से भिन्न कहा गया है? ए, पूर्वोत्तर केंद्रीय सरकार के लिए और उपयुक्त राज्यों के लिए। बी, पूर्वोक्त संविधान का अंश नहीं है जबकि उपयुक्त है। निर्देशक सिद्धांत प्रवर्तनीय नहीं है जबकि मौलिक अधिकार प्रवर्तनीय है, जैसा हमने डिफरेंस में देखा था। तो यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। निर्देशक तत्व क्या है? तो निर्देशक तत्व क्या है? तो अवाद योग्य, यानी कि इसे हम न्यायालय में इसे लेकर नहीं जाया जा सकता है, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान के संदर्भ में राज्य की नीति के निर्देशक तत्व क्या है? विधायिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं, कार्यपालिकों को कृत्य पर निर्बंधन करते हैं। तो ना तो एक ही हो रहा है ना तो दो होगा, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, भारत के संविधान के भाग 4 में अंतर्विष्ट प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? फर्स्ट, वे न्यायालयों द्वारा परिवर्तन होंगे, वे किसी भी न्यायालय द्वारा परिवर्तित नहीं होंगे, और इस भाग में अधिकथित सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने का प्रभावित करेंगे। तो यानी कि दूसरा और तीसरा दोनों सही होंगे। ठीक है, तो डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। ठीक है, इन तत्वों में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। बिल्कुल सही जवाब। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आपका स्क्रीन पर ए और दो दोनों होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है।
ए राज्य के नीति निर्देशक तत्व, बी चौथी अनुसूची, सी मौलिक अधिकार में और डी प्रस्तावना में। तो आपका राइट आंसर होगा डीपीएसपी का ही एम ही होता है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। तो ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, भारत के संविधान में कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श को घोषणा करता है? तो आपका राइट आंसर होगा ए राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्वेश्चन नंबर 10, संविधान में कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य का आदेश घोषित करता है? तो आपका ऑप्शन डी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है, तो किस में पाया जाता है? ए और सी में, यानी कि संविधान की प्रस्तावना में भी और आपका क्या होगा इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भी। तो राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भाग में विभाजित किए जा सकते हैं? समाजवादी, उदार बौद्धिकवादी, गांधीवादी, उपयुक्त सभी। तो आपका किस में होगा? तो उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है? तो आयरलैंड से प्राप्त हुई है। और अमेरिका से क्या प्राप्त हुआ है? तो अमेरिका से हमारा मौलिक अधिकार, ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया से मौलिक अधिकार का मौलिक अधिकार की प्रस्तावना की भाषा हमें मिली है, ठीक है, और फ्रांस से हमें क्या मिली है? तो फैटर्निटी। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के निम्न में से किस देश के संविधान से लिया गया है? तो किस देश से लिया गया है? तो आयरलैंड से, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान की राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का विचार लिया गया है? तो आयरलैंड से लिया गया, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है? तो वाद योग्य नहीं है, ऑप्शन बी इज द राइट, मतलब इसमें आप न्यायालय में इसको लेकर नहीं जा सकते। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और हम पढ़ रहे हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान के अंतर्गत धन के केंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लंघन करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है? तो डीपीएसपी में किया गया, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 39 क में इसे बोला गया है, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, कुछ एक्सप्लेनेशन भी देखते हैं। समान कार्य के लिए समान वेतन है, भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का एक अंग है। अनुच्छेद 39 घ यह प्रावधान करता है कि पुरुष और स्त्री दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन होना चाहिए। ज्ञातव्य है कि संविधान के अनुच्छेद 39 घ के अनुसरण में संसद ने वर्ष 1976 में समान पारिश्रमिक अधिनियम पारित किया था। उल्लेखनीय है कि रणधीर सिंह बनाम भारत संघवाद 1982 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभी निर्धारित किया कि संविधान की प्रस्तावना और अनुच्छेद 39 घ के आलोक में अनुच्छेद 14 एवं 16 पढ़ने से समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत प्राप्त होगा। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निहित है? ए अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, बी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की संरक्षण, सी अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की संरक्षण, और डी आपका पुरुष और स्त्रियों को समान वेतन के लिए समान कार्य। तो राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 21 में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार, समान काम के लिए समान वेतन, कानून की समझ बराबरी, और धर्म पालन स्वतंत्रता का अधिकार। तो राइट आंसर आपका बी समान कार्य के लिए समान वेतन आपका मौलिक अधिकार नहीं बल्कि आपका क्या है? डीपीएसपी है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 22, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो मौलिक किसके अंतर्गत की गई? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के तहत की गई है आपका पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकार को निर्देशित देती है? तो अनुच्छेद 40। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित अनुच्छेद में कौन एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है? तो अनुच्छेद 40 आपका बी इज द राइट आंसर। भारत के संविधान के अंतर्गत पंचायतों का गठन क्या है? निदेशक सिद्धांत है, यानी कि सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, सूची 1 और सूची 2 में आप मिलाइए। ग्राम पंचायत का गठन कब हुआ था? तो ग्राम पंचायत का गठन आपका
आर्टिकल 40 के तहत। समान आचार संहिता आर्टिकल 44। कृषि एवं पशुपालन किसमें है, और न्यायपालिका से पृथकीकरण और अंतर्राष्ट्रीय शांति 41। न्यायपालिका से और कार्यपालिका से पृथकीकरण 50, और ये अनुच्छेद 48 है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अनुच्छेद इसमें भी सम्मिलित कीजिए 27 क्वेश्चन नंबर। अनुच्छेद 40 आपका क्या है, तो अनुच्छेद 40 आपका ग्राम पंचायतों का गठन है। अनुच्छेद 41 क्या है, काम करने का अधिकार है। अनुच्छेद 44 सामान्य नागरिक संहिता है। और अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन का गठन, यानी कि आपका यह क्या होगा 1 2 3 4, यानी कि ए इज़ द राइट आंसर। अब हम सम्मिलित नहीं इसमें कौन सा है, तो 39A समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, ठीक है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन, ये भी सही है, ये भी सही है। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, और अनुच्छेद 48 न्यायपालिका और कार्यपालिका से पृथकीकरण, ये आपका क्या है अनुच्छेद 50 में है, ठीक है। और ये आपका 48 में क्या है, पशुपालन का गठन करना, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर कृषि और पशुपालन का संगठन है। क्वेश्चन नंबर 29, भारत के संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों में सम्मिलित युग्म पहचानिए। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, तो क्या है इसमें 39 है, ठीक है। कृषि और पशुपालन 48 होगा, ठीक है। पुरुष और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो, तो यह आपका 39 राइट आंसर है। बाकी आपका ग्राम पंचायतों का संगठन, कृषि और पशुपालन का संगठन 48 है। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता 49 घ में है, ठीक है। और पंचायतों का गठन 40 में है। तो इस तरह आपका ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, जैसा आप देख सकते हैं इसमें, ठीक है। 30 क्वेश्चन, निम्नलिखित में इसमें कौन सा सम्मिलित नहीं है। न्यायपालिका व कार्यपालिका का पृथकीकरण 50 बिल्कुल सही है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को शैक्षिक तथा आर्थिक हितों की अभिवृद्धि बिल्कुल सही है, ये दोनों सही है। नेक्स्ट सी सहकारी सोसाइटी का संवर्धन बिल्कुल सही है। ग्राम पंचायतों का और उन्हें स्वायत्त शासन इकाइयों के रूप में कार्य करना, तो यानी कि सिर्फ आपका ये गलत है, बाकी सब आपका सही है, ठीक है। नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 43A में उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना सुनिश्चित करने के लिए राज्य द्वारा कदम उठाने हेतु उपबंध है। सहकारी समितियों के संवर्धन की चर्चा संविधान के अनुच्छेद 43B में है। अन्य प्रश्नगत विषय और संबंधित अनुच्छेद सही सम्मिलित है। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित दी गई कथनों में दिए गए कथन एक दूसरे से कारण। मनरेगा और परिवार कम से कम एक सदस्य को वर्ष में 100 दिन का रोजगार दिलाने का प्रावधान है, बिल्कुल सही। रोजगार का अधिकार संविधान के भाग 3 में प्रावधानित है, बिल्कुल गलत। भाग 4 में है, यानी कि आपका ए आपका राइट आंसर होगा, ए सही है, आर गलत है, ठीक है। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा भारत में लागू एक रोजगार गारंटी है, जिसे वर्ष 2005 में लोकसभा द्वारा अधिनियमित किया गया। यह योजना प्रत्येक वित्तीय वर्ष के किसी भी ग्रामीण परिवार के उनके वयस्क सदस्यों में 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराती है, जो संविधिक न्यूनतम मजदूरी पर सार्वजनिक कार्य संबंधित अकुशल मजदूरी करने के लिए तैयार है। यह संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 41 के प्रावधान में कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है के अनुसरण में लाया गया, और संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार में रोजगार का अधिकार शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 32, मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस भारतीय संविधान के अनुच्छेद में लागू करने हेतु लाया गया, तो याद रखिएगा 43 में, ठीक है। और इसका एक्सप्लेनेशन, भारतीय संविधान के तहत पूर्व में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत अनुच्छेद 41 के तहत उपबंधित की कि राज्य अपनी आर्थिक संवर्धित और विकास सीमाओं भीतर काम पाने के अधिकार को प्राप्त करने के प्रभावी उपबंध करेगा। साथ ही इसी भाग के अनुच्छेद 43 में कहा गया कि राज्य उपयुक्त विधान या आर्थिक संगठन द्वारा या किसी अन्य रीति से कृषि के उद्योग अन्य प्रकार के सभी कर्मकारियों को काम, निर्वाह, मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर और अवकाश का संपूर्ण उपभोग सुनिश्चित करने वाली काम दशा प्रदान करेगा। 33, 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंध के भागीदारी सुनिश्चित की गई, तो अनुच्छेद 43 क से ए के तहत, ठीक है। 42वें संविधान 1976 के द्वारा संविधान के भाग 4
में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के तहत अनुच्छेद 43 का अंतः स्थापित करके यह प्रावधानित किया गया कि राज्य में किसी उद्योग में लगे हुए उपक्रमों, स्थापनाओं या अन्य संगठनों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त विधान द्वारा किसी अन्य रीति में कदम उठाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान दिया गया है? तो अनुच्छेद 43A के तहत। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक किस व्याधिशिष्ट है? तो ये आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व है आर्टिकल 50 के तहत। ठीक है, आर्टिकल 50 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा संवर्धन से संबंधित है? तो ऑप्शन राइट आंसर अनुच्छेद 51A में आपका आ जाएगा मौलिक कर्तव्य। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित इस प्रकार है। 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा से संवर्धन से संबंधित है। 41 में काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार और अनुच्छेद 43 क में उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों के भाग लेने का अधिकार और अनुच्छेद 48 क में पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन और वन्य तथा वन्य जीवों की रक्षा। क्वेश्चन नंबर 37, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 36 से लेकर 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। ठीक है, अब ये वैसे 51 में आर्टिकल। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 38, भारतीय संविधान का कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा के प्रति राज्य के उत्तरदायित्व का उल्लेख करता है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 49, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? तो डी अनुच्छेद 51। निम्नलिखित में से कौन से संविधान के 42वें संशोधन और नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया? तो समान आचार संहिता नहीं जोड़ा गया, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और जोड़ा कौन कौन गया था? शोषण से बच्चों एवं अल्पयों की सुरक्षा, सामान्य न्याय तथा निःशुल्क कानूनी सलाह, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। ठीक है, यानी कि यह 43B या 39A और यह आपका कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे 45 है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, संविधान के 42वें संविधान संशोधन निम्नलिखित कौन सा सिद्धांत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जोड़ा गया? पुरुष और स्त्री दोनों के लिए सामान्य कार्य का समान वेतन, उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों की सहभागिता, काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार, श्रमिकों के लिए निर्वाह योग्य वेतन, काम का मानवीय दशा सुनिश्चित करना। तो यानी कि आपका राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, संविधान के निम्न में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार की स्वीकृति करता है? तो किसकी करता है? तो आपका राइट आंसर सी 1, 2, 3, बच्चों के, स्त्रियों के, जनजातियों के और दलितों के। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है? तो कौन नहीं है? 14 वर्ष के आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा यह अब मौलिक अधिकार है। ठीक है, और ये 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत 21A में जोड़ा गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य की नीति निर्देशक तत्व नहीं है? तो मादक पेयों के उपयोग का निषेध करना, गायों और बछड़ों का वध का निषेध करना, पर्यावरण संरक्षण संवर्धन, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 45, निम्नलिखित में से कौन से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल हैं? तो मानव के देह व्यापार और बाल श्रम का प्रतिषेध तो में शामिल है। तो मादक पेयों में स्वतंत्र हानिकारक औषधियों, यानी कि ए इज द केवल दूसरा, यानी कि बी इज द राइट आंसर। वो तो आर्टिकल 23 की बात कर रहा है। ठीक है, 1 के तहत है। 46, भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधानों का विचार कीजिए। भारतीय नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुरक्षित करना, ग्राम पंचायतों का संगठित करना, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना, सभी कर्मकारों के लिए यथोचित अवकाश और संस्कृति का अवसर देना, यानी कि आप ये बोल सकते हैं 1, 2, 3 बी इज द राइट आंसर। दूसरा, पंचायतों का संगठित करना और ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों का विकास करना। ठीक है, यह आपका है गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित कई प्रावधानों को राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत अनुच्छेद में शामिल किया गया, जैसे कि ग्राम पंचायतों का संगठन, 40 ग्रामीण
क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों का व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर बढ़ाने का प्रयास। अनुच्छेद 43 अनुसूचित जनजाति के दुर्बल वर्गों के शिक्षा अर्थ संबंधित हितों की अभिवृद्धि। 46 मादक प्रयोग और स्वास्थ्य हानिकारक औषधियों से भिन्न। अनुच्छेद 47 और दुधारू पशुओं को उनकी वध पर रोक लगाने के लिए। अनुच्छेद 48। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से किसने पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन जीवन की सुरक्षा के लिए प्रावधान पाए जाते हैं? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? सी, ए और बी। केवल राज्य के नीति तत्वों में, केवल मूल कर्तव्यों में, यानी कि दोनों में पाए जाते हैं। 48 क्वेश्चन नंबर, निम्न में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित है? राज्य के देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का प्रयास करेगा। बी, राज्य किसी व्यक्ति को कानून के समझ समानता से मना नहीं करेगा। सी, राज्य किसी व्यक्ति को उसके धर्म, कुल, जाति, लिंग आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। तो राइट आंसर आपका ए, राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का प्रयास करेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 49, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में निम्न से किसके बारे में संविधान शांत है? तो आपका होगा प्रौढ़ शिक्षा। ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40, चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भाग 4 के तहत अनुच्छेद 36 से 51 में वर्णित है। इनमें कर्मकारों को निर्वाह मजदूर का प्रावधान। अनुच्छेद 43 में गरीबों को निःशुल्क विधि सहायता। अनुच्छेद 39 क तथा 6 से कम वर्ष आयु बालकों को प्रारंभिक बाल अवस्था देख रेख। 86वें संविधान संशोधन अनुच्छेद 45 में है और प्रौढ़ शिक्षा का संबंधित प्रावधान इसमें शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के बाद में जोड़ा गया? तो मुफ्त कानूनी सलाह। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और भी 39 क में जोड़ा गया, सामान्य न्याय और निःशुल्क विधि सहायता। 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। क्वेश्चन नंबर 51, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए, उसका उद्देश्य समान अवसरों के आधार पर समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क एवं सक्षम विधिक सेवाएं उपलब्ध कराना। बी, यह देश भर में विधिक कार्यक्रमों और योजनाओं को लागू करने के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों को निर्देशित जारी करता है। तो आपका राइट आंसर सी, ए और दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 52, भारत में विधिक सेवा प्रदान करने के लिए किस प्रकार का है? कम से कम 1 लाख कम वर्ष आय वाले व्यक्ति को, 2 लाख कम वर्ष वाले या ट्रांसजेंडर को, 3 लाख वर्ष कम आय वाले अन्य पिछड़े वर्ग को, सभी वरिष्ठ नागरिकों को। तो ए और दोनों, मतलब 1 लाख 2 लाख कम वाले व्यक्ति को और ट्रांसजेंडर को भी। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 53, इनमें से कौन से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? तो सूचना का अधिकार, यह आपका सम्मिलित नहीं है नीति निर्देशक सिद्धांत में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत अनुच्छेद 39 क में पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका का पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार एवं अनुच्छेद 41 के कुछ दशाओं में काम करना और शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार उल्लेखित है। अनुच्छेद 39 ग में पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन वर्णित है। अनुच्छेद 47 के अनुसार राज्य में अपने लोगों को पोषाहार स्तर पर जीवन स्तर को ऊंचा करने और लोक व्यवस्था को सुधार करने का प्राथमिक कर्तव्य मानेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन से नीति निर्देशक तत्व हैं? तो समान नागरिक संहिता, प्रेस की स्वतंत्रता आर्टिकल 19, धर्म की स्वतंत्रता आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक, और विधि के समझ समानता। ठीक है, ये आर्टिकल 40। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के विषय की पहचान कीजिए। मद्य निषेध, फैक्ट्रियों एवं कारखानों में बाल श्रम निषेध, बेगारा एवं बाल श्रम निषेध, अस्पृश्यता निषेध। तो इसमें कौन सा आप सही होगा? सिर्फ 1 सही है, मद्य निषेध, जो कि आर्टिकल 47 में आपको मिलता है। बाकी श्रम निषेध आर्टिकल 24, बाल श्रम 23, अस्पृश्यता 17। क्वेश्चन नंबर 56, निम्न में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक तत्व में नहीं है? राज्य सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा कि पुरुष और महिलाओं को समान कार्य हेतु समान वेतन, जीविकोपार्जन हेतु पर्याप्त संसाधनों का समान अधिकार, अस्पृश्यता उन्मूलन, काम हेतु न्याय संगत और मनोचित दशा में रहें। तो आपका अस्पृश्यत
अनुमूलन इज द राइट आंसर सी। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। यह किसने कहा? तो केटी शाह ने क्या कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। केटी शाह द्वारा नहीं यह कहा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58, भारत के संविधान में निम्नलिखित कथनों पर विचार। मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ठीक है, तो भारत के आरंभिक शिक्षा में आरंभिक किए गए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम भारत के संविधान के उपयुक्त में से कौन सा पूरा होंगे? तो यानी कि केवल तीसरा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। 15 अगस्त 1995 में प्रारंभिक राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में संविधान के प्रदत्त राज्य के नीति निर्देशक तत्व अर्थात राज्य के संवैधानिक लक्ष्यों, विशेषकर अनुच्छेद 41 के तहत बेरोजगारी, वृद्धावस्था आदि की स्थिति में लोक सहायता संबंधित निर्देश और यह प्राप्ति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। 59, भारतीय संविधान भाग 4 में दिए गए नैतिक सिद्धांतों में निम्न से कौन सा सूचीबद्ध है? समान कार्य के लिए समान वेतन, समान नागरिक संहिता, छोटे परिवार का मापदंड, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर बी, यानी कि समान कार्य के लिए समान वेतन और समान नागरिक संहिता, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, अब हम बात करेंगे, ये आपका मौलिक अधिकार समाप्त होता हुआ। अब नेक्स्ट चैप्टर की हम बात करेंगे जो आपका है मूल कर्तव्य, यानी कि मौलिक कर्तव्य की बात करेंगे। और याद रखिएगा ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका करा दिए गए हैं। अब हम बात करेंगे मौलिक कर्तव्य के जो आर्टिकल 51 क में है। ठीक है, और ये भाग 4 के ए में है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसके नोट्स के साथ। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिए गए हैं और इन्हें सरदार सवर सिंह समिति द्वारा स्तुति के आधार पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भाग 4 क में जोड़ा गया। ठीक है, और वर्तमान में भाग 4 क के अनुच्छेद 51 क के तहत मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या 11 है। लेकिन जब स्टार्टिंग में इसे लागू किया गया था तो 10 थे और बाद में इसे 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। किसके तहत? जब 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा ये जोड़ा गया था। कौन सा? 11वां मौलिक कर्तव्य, जिसमें लिखा क्या गया था? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा देना है। ठीक है, अब मौलिक कर्तव्यों को प्रभावी बनाने के लिए वर्ष 1999 में J.S. वर्मा समिति के गठन किया गया था। ठीक है, अनुच्छेद 51 क का मूल कर्तव्य भारत के प्रत्येक नागरिकों का कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का आदर करें। अब बात करेंगे घ, संविधान के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। भारत का संप्रभु, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। और नेक्स्ट घ, देश की रक्षा करें और आहन किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। मतलब जब भी देश को कोई संकट आए तो आपको बुलाया जाए तो आप राष्ट्र की सेवा के लिए तत्पर एकदम तैयार रहिए। अब बात करेंगे 5वां नंबर में, भारत के सभी अंग लोगों में समरसता और समान भातृत्व मतलब भाईचारा का भावना निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से क्या हो? परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के समान विरुद्ध हो। और हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपराओं का महत्व समझें और उसका परीक्षण करें। ठीक है, और आपका प्राकृतिक पर्यावरण की और जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन जीव की रक्षा करें और संवर्धन करें। प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। ठीक है, जब वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। जो सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें। ठीक है, और हिंसा से दूर रहें। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने पर सतत प्रयास करें। मतलब आप हमेशा उसको क्या करते रहिए? कोशिश करते रहिए, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रत्ययन और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। यदि माता पिता या संरक्षक हैं 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के बच्चों वाले अपने यथास्थिति बालक प्रतिपालक की शिक्षा के क्या किया जाए? शिक्षा के का अवसर प्रदान। लिखित
निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारतीय नागरिक के मूल के कर्तव्यों के सही विषय है? तो इन कर्तव्यों को प्रवर्तित करने के लिए एक विधायिक प्रक्रिया दी गई है। यह विधिक कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंधित है। तो आपका राइट आंसर इसमें क्या होगा? तो राइट आंसर आपका होगा ABCD। कौन सा होगा? तो राइट आंसर डी होगा। ना तो एक है ना ही बी है, यानी कि ना तो पहला है ना तो दूसरा है। ठीक है, यानी कि आपका डी इज द राइट आंसर। अब इससे एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारतीय संविधान भाग 4 के तहत 51 क के अंतर्गत मूल कर्तव्यों का प्रावधान है। स्वर्ण सिंह समिति सिफारिश 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। नागरिक इन कर्तव्यों का पालन करने के लिए नैतिक रूप से बाध्य है। हालांकि इन कर्तव्यों को प्रवर्तित करने के लिए कोई विधायिक प्रक्रिया नहीं है, यानी कि इसे बदला नहीं जा सकता है, इसका कोई कानूनी रूप नहीं लिया गया है। नीति निर्देशक सिद्धांतों की तरह भी यह न्यायोचित नहीं है, अर्थात इसे आप न्यायालय में जाकर इसको चुनौती नहीं दे सकते, अर्थात इनके उल्लंघन या अनुपालन ना होने पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये आपका दोनों सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है? तो किसकी समिति पर? तो याद रखिएगा स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस एक कमेटी आयोग ने संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने हेतु संस्तुति की थी? तो किसने की थी? स्वर्ण सिंह कमेटी ने। स्वर्ण सिंह कमेटी ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, संविधान में मूल कर्तव्यों की जिसकी सिफारिश पर सम्मिलित किया गया वह है कौन है? तो स्वर्ण सिंह समिति, यानी कि यह रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आप इसको देख लीजिएगा। किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था? तो 42वें संविधान संशोधन 1900 किसके तहत? 1976। बिल्कुल सही जवाब आपने दिया। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्रभुत्ता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के लिए मूल कर्तव्यों को किस स्थान पर रखा गया है? तो तीसरे स्थान पर रखा गया है। किस पे रखा गया? तीसरे स्थान पर। ठीक है, मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान में कब किया गया था? तो मूल कर्तव्यों का उल्लेख कब किया गया था? 42वें संविधान संशोधन में। कब ये हुआ था? तो 1976 में। याद रखिएगा 3/1/1977 से यह लागू हो गया था पूरे भारतीय नागरिकों के लिए। भारतीय संविधान के भाग 4 क के अनुच्छेद 51 क भारतीय शामिल करके इसमें 10 मौलिक कर्तव्यों की व्यवस्था की, लेकिन 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा इसमें एक मौलिक कर्तव्य बढ़ा दिया गया जिसकी संख्या 11 हो गई। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद 42वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था? तो किसके तहत? ऑप्शन ए बी, यानी कि राइट ऑप्शन बी है, अनुच्छेद 51 क के तहत। 51 ए या क। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब सम्मिलित किया गया था? तो 1976 में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों की व्यवस्था 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस वर्ष में की गई थी? तो 1976। भारत के संविधान किस भाग में उल्लेखित है? तो भाग 4 क में। सी इज द राइट आंसर। मूल कर्तव्य भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस भाग में दिए गए हैं? तो आपको राइट आंसर डी 4 क में। निम्नलिखित में से स्वर्ण सिंह समिति 1976 के सदस्य रहे हैं, तो कौन कौन सदस्य रहे हैं? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13, तो आपका राइट आंसर इसका होगा सी, ए बी और डी, यानी कि आपका ए बी और डी ये आपके स्वर्ण सिंह समिति के 1976 के सदस्य रहे हुए हैं। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? ए बी डी किस में है? ए बी डी, यानी कि सी इज द राइट आंसर। क्या होगा? सी इज द राइट आंसर। ठीक है, और इसके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम। वर्ष 1976 में संवैधानिक सुधारों पर अनुशंसा देने के लिए स्वर्ण सिंह समिति गठित की गई। स्वर्ण सिंह समिति का अनुशंसान के आधार पर लाए गए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भाग 4 क और इसके तहत अनुच्छेद 51 क संविधान में जोड़ा गया तथा संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए। वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा एक नया मौलिक कर्तव्य 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों की शिक्षा से संबंधित जोड़ा गया, जो अब मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 हो गई और इसके अध्यक्ष सहित 12 सदस्य शामिल थे उपयुक्त दिए गए में। AR, ठीक है, AR अनुतुले, SR रे तथा CM स्टीफन इस समिति के शामिल थे। किस संविधान संशोधन में भारत के नागरिकों के मूल
कर्तव्य थे, तो यानी कि 42वें संविधान संशोधन के तहत भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है, तो 4 क में इसका भाग दिया गया है। ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के लिए मूल कर्तव्य है, तो आपका राइट आंसर होगा इसमें 51 क में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है, तो याद रहेगा मौलिक कर्तव्य के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसमें यह आपका संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्यों में संबंधित है, तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा यह जोड़ा गया था, यानी कि बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया, तो कौन सा नया अध्याय था, तो याद रखिएगा मौलिक कर्तव्य। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, मौलिक कर्तव्यों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है, इन्हें संवैधानिक प्रक्रिया से ही बढ़ाया जा सकता है, और स्पष्ट विधियों की व्याख्या के लिए इनका उपयोग किया जा सकता है। किसी विशिष्ट कर्तव्य का पालन करना तथा संवैधानिक कानून क्षेत्र में आता है या न्यायालय में निश्चित है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, इन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है। यह कथन सही नहीं है, बाकी कथन क्या है इसके सही हैं। ठीक है, क्वेश्चन ए देखिए राइट आंसर है। अब इसके एक्सप्लेनेशन, मौलिक कर्तव्यों को परमादेश द्वारा प्रभावी नहीं बनाया जा सकता है। परमादेश एक रीत है जिसे न्यायालय मूल अधिकारों का उल्लंघन होने पर जारी करता है। मौलिक कर्तव्यों लोगों को पर नैतिक जिम्मेदारी आरोपित करता है और प्रशासन इसके लिए जिम्मेदार नहीं हो सकता, जबकि रिटे प्रशासनिक अधिकारों को विरुद्ध जारी की जाती है। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो आपका राइट आंसर इसमें ए होगा, आम चुनाव में मतदान। ये कोई मौलिक कर्तव्य नहीं है। ठीक है, यह आपका मौलिक अधिकार है, आप जाना चाहें तो दीजिए, नहीं जाना चाहें तो मत दीजिए। ठीक है, अब एक बार हम थोड़ा एक शॉर्ट में देख लेते हैं। संविधान का पहला कहता है संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वजों और राष्ट्रगानों का आदर करें। दूसरा, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलनों से जो प्रेरित करने वाले उच्च आदर्श हैं उसे हृदय में संजोएं और उसका पालन करें। तीसरा, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसके आछोड़ रहें। और चौथा, अगर देश की रक्षा के लिए आहन किए जाते हैं तो राष्ट्र के लिए आप दौड़े दौड़े अड़ा। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हों, और ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के समान सम्मान के विरुद्ध है। क्वेश्चन 6, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और इसका परिरक्षण करें। 7, प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन जीव हैं, रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दयाभाव रखें। 8, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। 9, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। 10, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रत्यंत और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। 11, माता पिता का संरक्षक 6 से 14 वर्ष तक आयु वाले अपने यथास्थिति बच्चे का प्रतिपालय के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करें, जिसे 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत जोड़ा गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्यों का कौन सा भाग है या कौन सा है। न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथकीकरण, जो कि आर्टिकल 15 ही आपको बताता है, तो ये आपका नहीं होगा। भारतीय मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षण करना, बच्चों के लिए मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा और छुआछूत की परंपराओं को समाप्त करना, तो ये आपका आर्टिकल 70 में आएगा। ये आपका राइट आंसर बी है। और बच्चों के लिए मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा किस में कहा गया है, तो आर्टिकल 21A में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नागरिक के मूल कर्तव्यों में निम्न में कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है। ए,
पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन, दूसरा स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को संजो के रखें और उनका पालन करें। दोनों सही है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन का तथा सुधार की भावना का विकास करें, यानी कि आपका राइट आंसर सी होगा, जो यह सम्मिलित मौलिक कर्तव्य नहीं है, क्योंकि यह जो असभ्यता का अंत है ना, वो आर्टिकल 70 में बताता है और उपाधियों का अंत आर्टिकल 80 में है। ठीक है। और स्वतंत्रता का, वाक्य का स्वतंत्रता आर्टिकल 19 में है। 16 में समान अवसर के लिए है। ठीक है। अब हम बात करेंगे 25। निम्न में से कौन से भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है? ए, देश की रक्षा करना एवं राष्ट्र की सेवा करना। बी, हमारे सामाजिक संस्कृतियों की गौरवशाली परंपराओं का महत्व समझना और उसका परिरक्षण करना। सी, ग्राम पंचायतों का गठन करने में सहायता करना, जो कि ये आपका नहीं है। बाकी सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा ये है, यानी कि राइट आंसर आपका सी होगा। ठीक है। अगर ग्राम पंचायत की बात की जाए तो आर्टिकल आपके 40 के तहत है। ठीक है। भारतीय संविधान में निम्नलिखित से किस कर्तव्यों का मौलिक कर्तव्य के रूप में निर्धारित किया गया? ए, देश की रक्षा करना, आयकर अदा करना, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपराओं का परिरक्षण, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना। तो आपका इसमें कौन सा गलत है? तो आयकर अदा करना ये कोई आपका मौलिक कर्तव्य नहीं है। ठीक है। तो आपका डी इसमें क्या पूछा था के रूप में निर्धारित है, यानी कि 134 आपका राइट आंसर है। ठीक है। 4 क्वेश्चन नंबर 27। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के मूल कर्तव्यों में से क्या है? मिश्रित संस्कृति का संवर्धन, मिश्रित संस्कृति की समृद्धि, विरासत की रक्षा, सामाजिक अन्याय से कमजोर वर्गों की रक्षा, वैज्ञानिक मनादशों और खोज की भावनाओं का विकास, और व्यक्तिगत और सामूहिक कार्यकलापों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट के लिए प्रत्यंत करना। तो आपका 27 का राइट आंसर क्या होगा इसमें? तो आपका होगा सी, 134। ठीक है। 134 इज द राइट आंसर। ठीक है। तो आपका ये आंसर है। अब हम बात करेंगे इसके क्वेश्चन नंबर 28। निम्न में से किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल्य कर्तव्य है? तो किसका है एक का? तो डी, वन प्राणी। ये ग्राम पंचायत आर्टिकल 40 में है, याद रखिएगा इस बात को। क्वेश्चन नंबर 29। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार शामिल है। तो कौन सा है आर्टिकल में? तो सी, अनुच्छेद 51 क के तहत। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30। निम्न में से कौन एक गलत है? मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का हिस्सा है, बिल्कुल गलत। मौलिक कर्तव्य जो है ना, मूल अधिकारों का भाग नहीं है, बिल्कुल सही बात है। भारतीय संविधान के भाग 4 का में मौलिक कर्तव्य गिनाए गए, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 51 ए में प्रत्येक भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों की व्याख्या है। तो आपका राइट आंसर इसमें क्या होगा? तो राइट आंसर ए है, जो हिस्सा नहीं है। ठीक है ना। तो ये गलत है, बाकी सब सही थे। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना, यह मौलिक कर्तव्य नहीं है। ठीक है। राष्ट्र के महत्व, स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना संविधान के अनुच्छेद 51 के तहत मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है, जबकि अन्य तीनों विकल्प मौलिक कर्तव्यों का भाग है। राष्ट्रीय महत्व, स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण अनुच्छेद 49 के तहत राज्य के नीति निर्देशक तत्व में सम्मिलित है। 32। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भारतीय संविधान के भाग 4A में वर्णित नहीं है? तो कौन नहीं वर्णित है? तो आपको पता होगा इसका आंसर। राष्ट्रीय ध्वज का आदर करना, ए। बी, भारत के सभी लोगों के मध्य भाईचारा का भाव विकसित करना, ये भी सही है। और सी, अपने माता पिता और गुरुओं की आदर करना, और सी, हमारे समग्र सांस्कृतिक और मूल्यवान धरोहर की रक्षा करना। तो इसमें कौन सा नहीं है? तो जहाँ तक मुझे लग रहा है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। भारतीय संविधान के अंतर्गत कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? लोक चुनाव में मतदान करना, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल्य कर्तव्य नहीं है? लोक चुनाव का मतदान करना, वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास करना, सार्वजनिक संपत्ति का सुरक्षा करना, और डी, संविधान के प्रति निष्ठावान रहना और उसके आदर्शों का पालन करना। तो आपका राइट आंसर इसमें क्या होगा? तो राइट आंसर आपका ए, लोक चुनाव में मतदान करना कोई मौलिक कर्तव्य नहीं है। ठीक है। भारतीय संविधान के अंदर मौलिक कर्तव्य नहीं है कि लोकसभा चुनाव में आप जाके इसका
करिए। ठीक है, ये आपके मौलिक अधिकार है, आप जाओ चाहेंगे तो जाइए, नहीं तो ना चाहे तो ना जाइए। ठीक है, अब हम बात करेंगे भाग सेकंड में क्या है। तो भाग सेकंड में आपका नागरिकता है, भाग थर्ड में क्या है, मौलिक अधिकार है, और भाग फोर्थ में है राज्य के नीति निदेशक तत्व। और क्या नहीं है, भाग फिफ्थ में मौलिक अधिकार क्या नहीं है, तो मौलिक अधिकार मौलिक कर्तव्य भाग फोर्थ ए में है। तो आपका डी इज द राइट आंसर, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 35, भारत की प्रभुत्ता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और इससे अछूट रखें, यह उपबंध किसमें किया गया है। संविधान की उद्देशिका, राज्य के नीति निदेशक तत्व, मौलिक अधिकार, मूल अधिकार या मूल कर्तव्य। तो आपका राइट आंसर मूल कर्तव्य है कि एकता और अखंडता की रक्षा करें। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36, लास्ट वन क्वेश्चन, इसके बाद ही हमारी सीरीज समाप्त होती है। नेक्स्ट सीरीज हमारा स्टार्ट होगा राष्ट्रपति। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं। तो आपका राइट आंसर बी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, जैसा आपने पिछले वीडियो में बहुत ज़्यादा प्यार दिए थे। उम्मीद करते हैं इस वीडियो में भी आप ज़्यादा प्यार देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। शेयर करना ना भूलें।